हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसी हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे कहानी राजा निर्वसिया जो कमलेश्वर द्वारा लिखित है। तो मैंने इससे पहले शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था इसके पात्र और चरित्र चित्रण और कहानी के बारे में। तो आज हम सीधा कहानी पढ़ने यहाँ से शुरू करते हैं। कहानी कमलेश्वर की राजा निर्वसिया। एक राजा निर्वसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उसके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठी में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर घोड़ों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उस चौक पर मिट्टी की 6 गोरें रखी जाती। कितनी 6, ध्यान रखना है, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। एक और दीपक की बाती सिथर सी जलती रहती और मंगल घट रहा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वसिया थे। माँ कहानी सुना रही है। एक राजा निर्वसिया थे। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते थे। आगे, मेरे सामने मेरे ख्यालों का एक राजा था। वो था राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत कटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रर। जिस साल जगपति मुहर्रर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं बाम्बर तक पड़ेगी, जब पहली विदा की साइत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहू को नहीं भेजा। चाहे कहानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर नहीं आएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की भलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का डंग बार समझा दिया। किसको? बहू को। जगपति की माँ ने ना जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियाँ दूसरे आंगनों के आंगन में बीतने लगी, मतलब अब घूमने शूमने जाने लगी, क्योंकि पहले जो थी वो अकेली थी। अब बहू को उन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी थी। सांस का रोग था, ध्यान रखना है। उनकी सास को किसका रोग था? सांस का। एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इनके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादान किया जो तुम्हें विदा नहीं किया, क्योंकि उनको फिर लोगों से बातें सुननी पड़ी थी। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया तो मार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की शांति पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में बंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। सास किसको बोल रही है? जगपति की बहू को। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह जगपति की
देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई, वो मर गई। एक अरमान उनके साथ ही चल गया कि जगपति की संतान को 4 वर्ष इंतज़ार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाए। उनकी इच्छा थी ना कि जगपति की संतान को अपनी गोद में मैं खिलाऊंगी, पर वो पहले ही मर गई। और चंदा के मन में स्वर कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश जो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया है, घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापन बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में वह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खड़क उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। कहाँ गए? आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। कौन कितने दिन के बाद आते थे? 7वें रोज। पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन ज़रूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन की खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया है। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोना चांदी से लूट लिया। आखिर पुश्तैनी ज़मींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी गिंगी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोंकर लाठी उठा ली थी। उन्होंने उनसे मुकाबला किया। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, जे हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जवानों, ये महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर दरवाजे तर टूटते रहे और अंत में गोली जगपति की जांघ को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूहले में समाकर रह गई। चंदा रोती, कलपति और मनोतियाँ मानती। जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। चंदा को पता चला हुआ। दयाराम ने थोड़ी चोट आई थी। दयाराम को थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन जगपति की जांघ को जो गोली थी वो उसमें ही रह गई थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस दूर पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते, जिस माँ की ज़रूरत होती पहुँचा देते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला गाँव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। वहाँ डॉक्टर तो नाम के लिए था, यहाँ कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। कौन? कंपाउंडर। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। रोगियों के लिए कितने थी? 6-7 थी। मरीजों के कमरों से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी, एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो कौन बैठता था? बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। ठीक है, जब डॉक्टर नहीं होते तो बचन सिंह कंपाउंडर उसी कुर्सी में बैठते थे। अस्पताल में जा तो फौजदारी के शहीद आते, जा गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आधे लोग। 6ठे समाज से कोई औरत दिखे तो दिखे, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। मतलब औरतों की कोई कदर नहीं थी। उस दिन बचन सिंह जगपति के गांव की पट्टी बदलने आया।
कौन? बचन सिंह, जो कंपाउंडर था। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलतबंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति पूरी तरह करा उठा। चंदा के मुख से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खून से अपनी बेहतर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चूं पड़ा। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहो कराहो दर्द भरी चीखें और चढ़ते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा के आंसू ने उसको एहसास दिला दिया। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है। ऐसे उसको देख के मतलब देखने लगा कि मतलब इतना उसके आंसू वगैरह देखे तो उसने देखा कि ऐसे नहीं, मतलब रोगी की हिम्मत जो है वो टूट जाएगी। पर जैसे वह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात में उचट गया। वह बेपरवाही तो चीखें और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह गाँव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। वो कौन थी? चंदा की दो आंखें। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। खुशी क्या थी? जगपति को उसका रोग जो था उसको ठीक करना। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा। क्या कहा था उसने? दिल छोटा मत करना, जहाँ का गाँव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का गाँव कुछ दिन ज़रूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे। ये महत्वपूर्ण कथन है, इसका ध्यान रखना है यहाँ से। पर हमारे अस्पताल में नहीं आती, फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा है। उसने बोला कि ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं आती, तो चंदा पूछती है कि क्या दूसरे हॉस्पिटल से मिल सकती हैं दवाई? आ तो सकती हैं पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें, बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टरों से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयाँ भी बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। आगे चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा। चंदा ने होना था, यहाँ पर से है। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़र से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ गया। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लेकर, क्या लिया था? तेल की एक लालटेन। उस टाइम लालटेन होती थी, लैंप की तरह जैसी दिखती है, मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। बताया नहीं उसने। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। मैं जानता हूँ। कौन बोल रहा है? जगपति। पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की
नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो, चंदा कह रही है, देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं, चंदा कह रही है। नहीं चंदा, उदार हाथे से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। लेकिन वो कुछ कहने लगी, फिर वो रुक गई। तो ये किसने कहा था? तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन को गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये जगपति ने कहा है चंदा से। महत्वपूर्ण है। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट गया और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने की ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? उसको मतलब जगपति के दिमाग में ये बात चल रही थी कि कहाँ से ये दवाइयाँ आई, मतलब कर्जा हो गया, मतलब इस तरह के जो थी, उसको मानसिक पीड़ा थी। तो चंदा ने देखा, ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर बै तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हारे लिए, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पुरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाई किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। ठीक है, मैं मुझसे पूछा तक नहीं, और जगपति ने कहा कि आपने मुझसे पूछा तक नहीं, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा दिया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि जगपति की दया ही ओढ़ ली जाती। पहले उसने बोला कि उधार नहीं लेने, अब बोल रहा है कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, ज्ञानियों की तरह सीखें दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। मतलब वो कह नहीं पाई। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चल गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पिछली पीली रोशनी में लेटा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और ये भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है, वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। उसको पता था, मतलब दिन को वो वहाँ पर गई थी। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, कमरे में अंधेरा ही था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपनी वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरों को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो और जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। ठीक है,
यहाँ से लेके कथन यहाँ तक ध्यान में रखना है। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे बाजू में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ सी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का गड़ा पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भरकर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के शोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, ये कड़ा तुम्हें देने आई थी। किससे कहा था उन्होंने? बचन सिंह से। तो वापस क्यों चली जा रही हो? चंदा चुप। चंदा ने कुछ नहीं बोला और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी वह काम आवश्यक था। मतलब देने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जरूरी था देना। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे जिसकी बाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। क्या सुनाने लगा? सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक पूरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह उसमें लोट हो जाती थी। सांप की तरह अंधेरे में लोट हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अगणित भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरखता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ, अब देखो, पहले रानी उसकी जगपति और चंदा की कहानी थी, यहाँ से राजा और फिर से रानी की कहानी शुरू हो गई, जहाँ पर 2 तरफ की कहानी चल रही है, एक राजा रानी और दूसरी तरफ एक जगपति और चंदा की। राजा मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रह गया, क्योंकि बड़े दिन से राजा जो थे वो आए नहीं थे। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। यही राजा को ढूंढ रही थी रानी, लेकिन राजा को वो अच्छा नहीं लगा। राजा पहले 7 दिन के बाद वापस आ जाते थे, इस बार वो नहीं आए थे, इसलिए रानी जो थी वो मंत्री के साथ उनको ढूंढने गई थी। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों को दिलों में एक बात शूल सी गढ़ती रही कि उसके कोई संतान ना थी। राजा रानी की कोई भी संतान ना थी। उनको ये बात बहुत खटती थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह, जहाँ से बचन सिंह और उनकी बात शुरू होगी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। कहाँ? मैनपुरी। और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं।
बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा था। कहाँ? जगपति के शहर के, जगपति का जहाँ पर जो शहर था वहाँ पर वो मैनपुरी में पहुंचा जा रहा था। तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही, फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकतबारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे। जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेश के राक्षस बाना बदल जोगी के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा जलना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठी में सुरही फिक रही थी। जमुना सुनार भी ध्यान रखना है, इसमें पूछ सकते हैं। जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में हसरा खितौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। मशगूल मतलब बिजी थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगल से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? राया निर्वसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। राया निर्वसिया जगपति को बोला और कुलमा चंदा को। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाओ। मतलब उसको दुखी हुआ था उस पर, तो चंदा पे निकाला गुस्सा। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहा है? जगपति चंदा से बोल रहा है। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर ली। मतलब ये संतानहीन थे, उसको लगा कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए जगपति ने मुझे ये कमेंट किया है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। क्या क्या थी? जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वसिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक ब्यावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का गुटा गुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफा सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर दिखता था और वह सिहे उठता था, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार के चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिंगी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका।
कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के पांव से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिसमें हाल के जन्मे बच्चे के गवारों बालों की सी महक, दूध की कंचाइयाँ, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास। नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह भ्रूणियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिसमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्पष्ट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगलियों में टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर से नीचे टोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। यहाँ तक रखते हैं, कहानी बड़ी है, हम इससे आगे दूसरी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।